हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि क्रांतिक कोण क्या होता है तथा क्रांतिक कोण का फार्मूला क्या होता है। हमने देखा था कि क्रांतिक कोण का जो फार्मूला होता है ए आई सी इज इक्वल टू होता है हमारा साइन सी होता है, वेयर जहाँ हमारा सी जो होता है सी क्रांतिक कोण कहलाता है। और ये कोण बनता तब है, कब बनता है, जब हमने देखा था कि जब प्रकाश की किरण कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है। ठीक, ये हमारा सघन माध्यम है और ये हमारा क्या है, विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है तो आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता था उसी एंगल को क्या कहा जाता था, क्रांतिक कोण कहा जाता था। इसका फार्मूला हमने देख लिया था। ये भी देखा था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, इसको हमने म्यू से डिनोट किया था, म्यू आर डी। इसका मतलब क्या हुआ, डेंसर मीडियम के सापेक्ष रेयर मीडियम का अपवर्तनांक, अर्थात सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होता था हमारा, हमने देखा था साइन सी। ठीक, साइन सी यही हमारा फार्मूला होता था। अब ये साइन सी सी इज इक्वल टू आई सी आई आपतन कोण की इसी मान के बराबर होता था। आज हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसके बाद देखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या सिचुएशंस होती हैं जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है क्या कि यही होगा कि प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होगा, वो अपवर्तन करने वाले जो सतह होगा, सघन माध्यम और विरल माध्यम का जो सतह होगा, प्रकाश की किरण वहाँ तक जाएगी और वहाँ से फिर से उसी सघन माध्यम में वापस लौट आएगी। इसी को क्या कहा जाएगा, हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो ये कैसे होता है, आज इसकी कंडीशन को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग अपना शुरू करते हैं कि फार्मूला देखेंगे, एक अपवर्तनांक देखेंगे, अपवर्तनांक का फार्मूला तथा न्यूमेरिकल्स उस पर देखेंगे। उसके बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, विरल माध्यम में जा रही हो तो सघन माध्यम के सापेक्ष, तो माध्यम का अपवर्तनांक लिख देते हैं। सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, हम डिनोट कर देंगे क्योंकि लैंग्वेज ज़्यादा कुछ बड़ा है। अपवर्तनांक इज इक्वल टू होता है म्यू। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है सघन माध्यम के सापेक्ष। तो सघन माध्यम को चाहे हम डेंसर से डिनोट करते हैं, चाहे डी इधर लिखें या डी इधर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख देंगे आर। ठीक, आर मतलब रेयरर हो गया और डी मतलब डेंसर। इसको ऐसे भी लिखते हैं, आर डी इज इक्वल टू होता था साइन आई सी, वेयर आई सी क्या हमारा क्रांतिक कोण है। ठीक, क्या होता था, हमारा क्रांतिक कोण होता था। और ये क्रांतिक कोण कैसे बनता है, हम जानते हैं कि क्रांतिक कोण बनता है जब आई एंगल आई का जो मान होता है ये हमेशा होगा 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से लेस देन होगा। इसके लिए क्या होगा, अगर कंडीशन ऐसा है, देखिए ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमें बताता है कि कंडीशन अगर ऐसा है कि आपतन कोण का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है, इसके लिए क्या होगा, एंगल आर का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री होता है। इसी कंडीशन को, तो जिस मान के लिए एंगल आई के 90 डिग्री से कम, याद रखना ये किसी भी कभी भी एंगल आई का जो मान होता है हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा, उससे कम एंगल से पहले ही क्या हो जाएगा, एंगल आर का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इस और एंगल आई के जिस मान के लिए हमारा एंगल आर का मान 90 डिग्री होगा उसी को कहेंगे हम क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक, तो हम यही बता रहे हैं कि इसके लिए एंगल आई के जिस मान के लिए एंगल आर का मान 90 डिग्री हो गया उसी को हम क्या कहेंगे, एंगल आई सी कहते हैं। इस एंगल आई सी को हम यहाँ रख देंगे तो मीडियम का हमारा क्या मिल जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। ये होता कैसे है, इसका एक छोटा सा हम फिगर आपको बताते हैं कि हमारा ये क्या है, सघन माध्यम है। ठीक,
ये सघन माध्यम है और ये हमारा क्या है, विरल माध्यम है। ये कंडीशन तभी होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जा रही होती है, विरल माध्यम में जा रही होती है। ये एंगल R यहाँ बन रहा होता है और यहाँ पर एंगल I बन रहा होता है। आप लोगों को ये सब पता है। बस होता यही कि एंगल R का ये मान हमारा 90 डिग्री हो जाता है एंगल I के किसी निश्चित वैल्यू पर। ध्यान देना ये बात, एंगल I के मान को हम अगर बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है कि एंगल R का मान भी बढ़ता जाता है। धीरे धीरे जब बढ़ाएंगे तो एंगल R का मान एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पर 90 डिग्री हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। चलिए, ये तो हुआ हमारा कब हुआ कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक हुआ। दूसरा कंडीशन हम देख लेते हैं कि अगर इसी का आप विलोम देख लेते हैं कि रिवर्स प्रोसेस, कि हमारा ये क्या है, विरल माध्यम है, ठीक, और ये सघन माध्यम है। विरल माध्यम का सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। अपवर्तनांक सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू। अब देखिए, अब की बार हमको किसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है, सघन माध्यम का। सघन D यहाँ लिखेंगे, ठीक, और इसके बाद में रेयरर मतलब क्या होगा, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक हो गया हमारा 1/sin IC, या इसी को sin C भी कह सकते हैं। अब देखिए 1/sin क्या होता है, हमारा कॉसेक होता है। अगर कहीं होता है, आप लोग जानते हैं कि 1/sin थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कॉसेक IC, वेयर IC क्या है हमारा, IC इक्वल टू क्रांतिक कोण है, ठीक। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि पहले तो पूछेगा, जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही प्रकाश की किरण, किसी ने पूछा कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, तो हम ये फार्मूला बताएंगे कि जो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो सीधा सीधा sin IC होता है। अब ये sin IC कैसे आया, हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जब स्नेल के नियम से जब फार्मूला लगाते हैं तो नीचे वाला हमारा जो एंगल R होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, और हम जानते हैं कि sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। वहाँ से ये फार्मूला आया। फिर इसी का रिवर्स प्रोसेस ये हमारा ये है कि कोई पूछे कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, या ये पूछे कि कोई प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो उस सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो हम लोग ये बताएंगे कि कॉसेक IC होता है, ठीक, या कॉसेक C एंगल के टर्म में ये बताएंगे कि उस माध्यम का, सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है हमारा, कॉसेक C, वेयर C क्या है हमारा, क्रांतिक कोण होता है, ठीक। चलिए, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। अब हम इस पर चलते हैं, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करवाते हैं जिससे ये कंफर्म हो जाए कि अपवर्तनांक इसका निकालेंगे कैसे। नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिए आप लोग, चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ। पहला न्यूमेरिकल्स कह रहा है कि किसी सघन माध्यम तथा हवा के लिए क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। न्यूमेरिकल नंबर्स फर्स्ट देखते हैं कि किसी सघन माध्यम, हमको सघन माध्यम दिया नहीं गया है, सघन माध्यम तथा हवा के लिए क्रांतिक कोण मतलब C या IC इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री है। तो कह रहा है कि हवा के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जो हमने अभी आपको पढ़ाया है वो कह रहा है कि हवा के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, क्या होगा, ठीक। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है कि किसी सघन माध्यम तथा हवा के लिए क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री है।
तो हवा के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरण, देखिए क्रांतिक कोण कब बनता है, जब हमने बताया था आपको कि क्रांतिक कोण तभी बनेगा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे हो। यहाँ पर विरल माध्यम कौन सा है, हवा, यहाँ पर क्या है हमारा विरल माध्यम है, ठीक। यहाँ क्या है, हवा विरल माध्यम है, और सघन माध्यम कुछ है जो हमारा दिया रहेगा। प्रकाश की किरण ये हमारा क्या है, सघन माध्यम है, हम आपको बताते हैं पूरा सघन माध्यम, और ये हमारा क्या है, विरल माध्यम है, जिसको यहाँ पर दिया गया है हवा है, ठीक। प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम अर्थात हवा में जा रही है। ये हमको कैसे पता चला, यहाँ पर क्या है हमारा एंगल आई बन रहा है और यहाँ पर एंगल आर बन रहा है, ठीक। ये हमको कैसे पता चला कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ये ऐसे पता चला कि हमको क्रांतिक कोण दिया गया है, और क्रांतिक कोण की थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं कि क्रांतिक कोण तभी बनता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। इससे हमने ये हमें पता चला कि प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें दिया क्या किया गया, हमको क्या दिया गया है, क्रांतिक कोण दिया गया है, ठीक। क्रांतिक कोण अर्थात एंगल सी हमको दिया गया है, सी बराबर 45 डिग्री। अब सी बराबर 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए क्रांतिक कोण कब बनता था, आप लोग ध्यान दीजिए कि जब हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते थे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता था। और क्रांतिक कोण कुछ नहीं है, बस केवल आपतन कोण का एक वैल्यू है। आपतन कोण के जिस वैल्यू के लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता था, 90 डिग्री हो जाता था, वही आपतन कोण की वैल्यू को क्या कहते थे, क्रांतिक कोण कहते थे, है ना। इसलिए हम अगर देखें यहाँ पर तो एंगल आई हमारा जो है, ठीक, एंगल आई बराबर क्या है, वो एंगल सी के बराबर है 45 डिग्री। अर्थात इस माध्यम के लिए, इस पूरे मीडियम के लिए, सघन और विरल माध्यम के लिए जब आपतन कोण का मान 45 डिग्री जब हो रहा है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जा रहा है। इसी कंडीशन को क्या कहा जा रहा है, इसी एंगल को क्रांतिक कोण कहा जा रहा है। अब ये कह रहा है कि हवा के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमने अभी आपको फार्मूला क्या बताया है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होगी, ठीक, अर्थात यहाँ पर देखिए सघन माध्यम का अपवर्तनांक कह रहा है, अर्थात प्रकाश की किरण सघन माध्यम से ही जा रही है, और इसी मीडियम का वो क्या पूछ रहा है, अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो हमने आपको फार्मूला बताया है कि इसका फार्मूला क्या होता है, म्यू डी आर, अर्थात रेयर के सापेक्ष डेंसर का फार्मूला। यहाँ पर रेयर मीडियम क्या है, हवा है, रेयर मतलब विरल, विरल माध्यम क्या है, हवा है, डेंसर माध्यम क्या है, सघन है, ठीक, सघन। अब इसको हम लिख सकते हैं म्यू डी इंटू ए, सफिक्स में है, ए इंटू में नहीं है, सी ए हमारा क्या है, म्यू के सफिक्स में है, ये डी और म्यू दोनों सफिक्स नीचे थोड़ा सा है। इसका फार्मूला क्या होगा, 1 कॉसेक सी, ठीक, 1 कॉसेक सी। सी बराबर क्या है, हम देख रहे हैं यहाँ पर एंगल सी या आई सी इज इक्वल टू एंगल आई के बराबर कितना है, 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि ये वही एंगल है, वही आपतन कोण का मान है जिसके लिए दूसरे माध्यम में, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है। इसी को क्या कहा जाता था, क्रांतिक कोण। हम फार्मूला ये जान चुके हैं, क्या होता है हमारा, सॉरी 1 यहाँ पर साइन सी होगा, और साइन सी इसको लिख सकते हैं हमारा कॉसेक सी, डायरेक्टली कॉसेक सी। अब कॉसेक सी की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है। यही हमारा क्या हो गया, इस मीडियम का अपवर्तनांक। किस मीडियम का, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, क्योंकि हमसे यहाँ पूछा गया है कि हवा के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो ये हमारा हम लिख सकते हैं म्यू डी इन सफिक्स ए इज इक्वल टू √2। सिंस ये √2 कैसे आया, हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री कितनी होती है, 1/√2 होती है, और 1/sin थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक 45 की डिग्री कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। यहाँ से आया हमारा इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना आ गया, ये आंसर हो गया हमारा √2, ठीक। चलिए
आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ रहा है। बस यही इतना आएगा पेपर में, अगर आएगा तो बस यही सबसे ज़्यादा टफ है कि हमको पता करना है कि क्रांतिक कोण एंगल आई में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि क्रांतिक कोण बेसिकली है क्या। क्रांतिक कोण बस कुछ नहीं है, आपतन कोण का एक मान होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री। यहाँ पर हमको अपवर्तन कोण के मान से कोई मतलब ही नहीं होता, सारा मतलब जो होता है हमें आपतन कोण के मान से होता है। अब अगर यहाँ पर कोई कह दे कि हमको किसी तरह से आपतन कोण का मान ना दिया रहे, अपवर्तन कोण का मान दिया रहे और यहाँ एंगल आई का मान भी निकालना रहे, तो उससे चाहे जैसे करके हम पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम आपतन आई का मान निकालेंगे। आपतन आई के जिस मान के लिए वहाँ पर 90 डिग्री हो रहा होगा एंगल आर का मान, वही हो जाएगा हमारा क्रांतिक कोण। और जैसे ही क्रांतिक कोण हमको पता चला, हमको तो पूरा का पूरा सिस्टम ही पता चल जाएगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्रांतिक कोण पर ध्यान देना। चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड हम लोग, वो भी ऐसे ही आसान सा क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा है कि प्रकाश की दूसरा न्यूमेरिकल्स है कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक, कोई दो मीडियम है, एक हमारा मीडियम हवा है, दूसरा मीडियम क्या है, कांच है। ये कांच है और ये क्या है, हमारा हवा मीडियम है। कह रहा है कि हवा के सापेक्ष, मार्कर नहीं चल रहा है, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको लिख सकते हैं म्यू जी इंटू जी सफिक्स ए। इसका मतलब क्या, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए म्यू जी इज इक्वल टू 1.5। ये हमारा क्या है, दिया गया है। ठीक, दिया गया है। दूसरा हमारा कह रहा है कि कांच हवा के लिए क्रांतिक कोण का मान बताइए। कह रहा है कि कांच और हवा के लिए, ग्लास और एयर के लिए एंगल सी, ठीक, एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, प्रकाश की किरण हमारा कांच से होकर के हवा में जा रही है, क्योंकि हमें क्या होगा कि तभी एंगल सी का मान बनेगा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। हम जानते हैं कि कांच जो होता है, इसका कांच का अपवर्तनांक एयर के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। ठीक, यहाँ पर जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो म्यू एयर के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि कांच हमारा सघन माध्यम होता है, हवा की तुलना में ज़्यादा सघन होता है। अर्थात यहाँ पर कांच हमारा क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया, और हवा क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। अब हमको क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कुछ इसमें दिया गया है, अपवर्तनांक किसका दिया गया है, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, अर्थात इसका अपवर्तनांक हमको दिया गया है सघन माध्यम का। इससे पहले वाले फार्मूले में भी न्यूमेरिकल्स में भी हमने पढ़ा है कि सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो होता है कॉसेक सी। ठीक, या इसी को लिखा जाता है 1/sin c लिखा जाता है। तो चलिए इसको हम अच्छे से आपको लिख करके बताते हैं कि इसमें होगा क्या फार्मूला के हिसाब से, और इसका आंसर क्या होगा। हम इसमें लिखेंगे, हमको दिया क्या गया है, ए म्यू जी। ठीक, ए म्यू जी, इसका मतलब क्या हुआ, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक ए म्यू जी। ठीक, अब इसको लिखेंगे हमारा 1/sin c, लेकिन हमको sin c तो पता नहीं है ना, 1/sin c, और यहाँ पर sin c कितना होता है, sin c इज इक्वल टू होता है एंगल आई, है ना, जिसके लिए ये हमारा एंगल आई है, जिसके लिए आपतन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देखिए कितना आसान है, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू दी गई है कि एयर के सापेक्ष ग्लास का जो अपवर्तनांक है 1.5 है, और 1/sin c इसको हम ऐसे ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से sin c यहाँ चला जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने के बाद हमारा आएगा 1/1/5। हमको ज्ञात क्या करना है, कांच और एयर के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना। देखिए अभी कितना आसान आएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस 1.5 से इस 1 में डिवाइड करते हैं, सिंपल जो हमारा सिंपल भाग करते हैं 1.5 इंटू 1, दशमलव लगेंगे, यहाँ पर आए 0 पर आएंगे या 0। ठीक, फिर से उसके 15 छक्का 90। ठीक,
यहाँ पर 0 हुआ 1 0 हुआ, फिर से 1 0 बढ़ाएंगे, 15 छक्का 90, ये शेषफल केवल 2 दशमलव तक हम ले जा सकते हैं 0.66। और ये बात हम आप लोग 11 में चल के पढ़ेंगे कि सार्थक अंक जो होता है कि दशमलव के बाद अगर दशमलव के बाद जो डिजिट होती है वो अगर 5 से ज़्यादा है तो उसमें उसको सार्थक बनाने के उसमें एक जोड़ दिया जाता है लास्ट वाले डिजिट में, तो ये हो जाएगा 0.67। अर्थात जब इसका वैल्यू हम करेंगे तो हमारा आएगा 0.67 इज इक्वल टू साइन सी। ठीक, यहाँ से हमारा जो साइन सी की वैल्यू होती है, सी की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 0.6, अर्थात कि साइन के किस वैल्यू के लिए ये हमारा 0.767 वैल्यू होता है। तो साइन के लगभग 42 अंश के मान के लिए देखिए 45 अंश का साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, 1/1.414 ऐसे कुछ होता है √2 की वैल्यू। इसको जब डिवाइड करेंगे तो इससे थोड़ा सा क्या आता है, ज़्यादा आता है। लगभग साइन के इसका मान आता है हमारा 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री आता है। यहाँ से हमारा साइन के सी का वैल्यू कितना हो गया 42 डिग्री। अर्थात क्या हुआ कि जो हमारा एयर और उसके लिए एयर और कांच के लिए जो क्रांतिक कोण का मान है, देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 42 डिग्री। ठीक, यही हो गया इस पूरे सिस्टम के लिए हमारा कांच और हवा के लिए जो क्रांतिक कोण का मान है वो कितना हो गया 42 डिग्री। चलिए, ये तो हुआ हमारा न्यूमेरिकल्स की बात। आपको एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि ये कैसे आया। हम जानते हैं कि हमको सबसे पहले दिया गया था कि जो एयर के सापेक्ष ग्लास का जो अपवर्तनांक था 1.5 दिया गया था। हमको ज्ञात करना था कि ग्लास और एयर के लिए एंगल सी का मान कितना होता है। हमने क्या किया कि यहाँ पर सबसे पहले हमको ये पता करना था कि प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है। एक मिनट हम आपको बताते हैं। हमको यहाँ पर ये पता करना था कि सबसे पहले कि प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है। हम लोग जानते हैं कि क्रांतिक कोण तभी बनता है जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो यहाँ से हमको तो ये पता चला कि प्रकाश की किरण कांच से हवा में जा रही है, तभी क्रांतिक कोण बनेगा, है ना। हम आपको बार बार ये बात बता रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तभी क्रांतिक कोण बनता है और तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। दूसरी बात, हमको ये पता करना है कि यहाँ पर एंगल सी क्या होगा। इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में विरल माध्यम में जा रही हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है म्यू ए जी, अर्थात या आर म्यू डी। मतलब क्या हुआ कि रेयर मीडियम के सापेक्ष डेंसर माध्यम आर म्यू डी, अर्थात इसका हुआ कि रेयर माध्यम के सापेक्ष जो डेंसर माध्यम का अपवर्तनांक होता है, डेंसर मतलब सघन माध्यम का होता है, वो होता है 1/sin c। इस फार्मूले को हमने यहाँ अप्लाई किया। ठीक, इसके बाद हमको क्रांतिक सी का मान नहीं, क्रांतिक कोण का मान पता नहीं था हमें, लेकिन अपवर्तनांक पता था। इस पूरे सिस्टम का जो अपवर्तनांक है वो पता था 1.5 है। यहाँ से हमने साइन सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया कि इसको तिर्यक मल्टीप्लाई किया, 1/1.5 हो गया। और यहाँ से साइन सी के वैल्यू जब हमने डिवाइड किया, यहाँ पर देखिए तो आया 0.67। ठीक, अब साइन 42 अंश के मान के लिए, साइन 42 अंश के मान के लगभग साइन 42 के अंश के मान के लिए हमारा कितना होता है, ये 0.67 वैल्यू होता है। तो हमारा c इज इक्वल टू हमने लिख दिया साइन c। यहाँ पर हम आपको लिख के बताते हैं कि साइन c इज इक्वल टू हमने के लिख दिया साइन c इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ साइन c इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्रांतिक कोण का मान कितना हो गया 42 डिग्री। अर्थात इस पूरे सिस्टम के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना आ गया, जो हमारा IC होता है 42 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये पूरा सिस्टम अच्छे से समझ, ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इससे ज़्यादा एग्जाम में आप लोगों से कुछ पूछेगा नहीं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को अच्छे से सब तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्रांतिक कोण क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ स्थितियां होती हैं, और वो स्थितियां होती क्या हैं। ये तो आज हमारा क्रांतिक कोण यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन ख़त्म होने पर अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा।
उसके बाद हम लेंस पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन सबसे पहले एक बार हम फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। उसके लिए हम आपको बताए थे कि जब प्रकाश की किरण, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए हमने आपको बताया था, हम आपको यहीं से फिगर से बताते हैं कि हमारा ये क्या है, सघन माध्यम है, और ये क्या है, विरल माध्यम है। ठीक, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तो यहाँ पर एंगल आर बनता है और यहाँ पर एंगल आई बनता है। हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे अगर हम एंगल आई के मान को इंक्रीज करते जाएंगे, एंगल आई के मान को इंक्रीज करते जाएंगे तो एंगल आर का मान भी क्या बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। और इस एक ऐसा कंडीशन आएगा जब एंगल आर का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसी आर के मान जब हमारा क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो उस कंडीशन में एंगल आई का जो मान बनता था उसी को क्रांतिक कोण कहते थे। यहाँ तक तो बात आपको पता है कि क्रांतिक कोण के मान पर हमारा क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण के मान पर हमारा हो जाता है कि एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है। और इसका मतलब क्या होता था कि प्रकाश की किरण का अब इससे ज़्यादा अपवर्तन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम देखेंगे जैसे ही 90 डिग्री होगा, ये जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है, ये अपवर्तित प्रकाश की किरण इस सतह को टच करने लगेगा। इसलिए क्या होता था कि इसका इससे ज़्यादा अपवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपवर्तित प्रकाश की किरण इस हमारा जो सरफेस है, इस सतह सरफेस को टच करने लग रहा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि एंगल आई के इसी मान को फिर से बढ़ाते हैं। ठीक, अब हम ध्यान दीजिएगा, अब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तरफ चल रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि हमें एंगल सी मिल गया, क्या हुआ, क्रांतिक कोण मिल गया। क्रांतिक कोण के इसी के मिले एंगल आर का मान हमारा कितना हो चुका है, 90 डिग्री हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि इस एंगल आई के मान को अब क्या करते हैं, इनक्रीज कर जाते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, एंगल आई है। एंगल आई के मान को हम इंक्रीज करते हैं एंगल सी के मान से भी ज़्यादा। ठीक, क्रांतिक कोण पर हमें क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। हम अब क्या कर रहे हैं कि इस एंगल आर के मान को जब और बढ़ा रहे हैं किसके मान से भी ज़्यादा, क्रांतिक कोण के मान से भी ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो ये प्रकाश की किरण का अपवर्तन रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, हमने आपको बताया था कि एंगल आर का मान 90 डिग्री हो चुका है, किस वैल्यू पर, क्रांतिक कोण की वैल्यू पर। ये पूरा इसको टच करने लगा है, लेकिन हम तो और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि अब तो हम क्या कर रहे हैं, एंगल आई के मान को एंगल सी के मान से भी और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो अब क्या होगा, इसका अपवर्तन ना होकर के परावर्तन होने लगता है। ये इस सतह तक जाता है, इस सतह से टकरा के पुनः सघन माध्यम में ही वापस लौट आ जाता है। तो इसी घटना को, ठीक, प्रकाश के इसी घटना को जब प्रकाश की किरण का अपवर्तन ना होकर, जब प्रकाश की किरण का अपवर्तन ना होकर परावर्तन होने लगता है, परावर्तन होने लगता है, तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये डिफिनीशन हम आपको अभी अच्छे से फिर से लिखा देंगे। हमने बस ये बताने की कोशिश किया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता कब है, जब हम प्रकाश के किरण, जब हमारा अपवर्तन हो रहा होता है, जब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से भी ज़्यादा कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण का अपवर्तन ना होकर के वो प्रकाश की किरण क्या होता है, दूसरे इसी माध्यम में, सघन माध्यम में लौट आती है। तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हम आपको इसको अच्छे से बताते हैं, एक बार फिर से बताते हैं। देखिए,
हमने आपको बताया कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल सी बराबर इस कंडीशन में क्या हो चुका है, हमारा एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री हो चुका है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं कि एंगल आई के मान को और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं किसके, एंगल आई के मान से भी ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण है ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम, प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होगा। इस कंडीशन में एंगल आर यहाँ पर 90 डिग्री हो चुका है। अब क्या होगा, जब हम एंगल आई के मान को किसके, इस आई के मान को और बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, तो अब क्या हो रहा है कि इसका अपवर्तन नहीं होगा, प्रकाश की किरण जाएगी इस सतह से टकराएगी, टकरा के वापस आएगी। ठीक, फिर से प्रकाश की किरण जाएगी, टकराएगी, टकरा के वापस आएगी, फिर से प्रकाश की किरण जाएगी, टकराएगी, टकरा के वापस आएगी। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए कोई भी प्रकाश की किरण ऊपर नहीं जा रही है, कब नहीं जा रही, जब प्रकाश के आपतन कोण के मान को हम क्रांतिक कोण के मान से भी ज़्यादा कर दे रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं ना, अभी तक जब हम क्रांति आपतन कोण के मान को बढ़ाते थे तो एंगल आर का मान 90 डिग्री की तरफ जा रहा था कि हाँ अपवर्तन हो रहा था, एंगल आर को 90 डिग्री बनाएं। लेकिन जैसे ही ये बन गया, अब अगर प्रकाश की किरण एंगल को बढ़ा रहे हैं, आपतन कोण के मान को बढ़ा रहे हैं, तो इस कंडीशन में कुछ नहीं हो रहा है, अपवर्तन नहीं हो रहा है, वो लौट करके यहीं नीचे हमारा दूसरी सघन माध्यम में ही वापस आ रही है। तो यही होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसलिए हम इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अब परिभाषा इसका हम लिखवा देते हैं आपको कि जब प्रकाश की किरण को मार्कर आज नहीं चल रहा है भाई, जब आपतन कोण आई के मान को हम क्रांतिक कोण के मान से भी ज़्यादा कर देते हैं, क्रांतिक कोण के मान से अधिक करते हैं, अधिक बढ़ा देते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन ना होकर प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें परावर्तन के लिए, इस घटना के लिए दो स्थितियां अनिवार्य होती हैं। पहला पूर्ण आंतरिक, इसमें हम कुछ आपको न्यूमेरिकल कुछ वैल्यू करवा देते हैं कि इसमें होगा ये, पहला कंडीशन ये होगा कि एंगल आई का मान, एंगल आई, ठीक, सॉरी, ये एंगल आई का मान ग्रेटर देन एंगल सी के मान से ज़्यादा होगा। एंगल सी कहाँ है, क्रांतिक कोण है, एंगल सी क्या है हमारा, क्रांतिक कोण है, और एंगल आई क्या है, आपतन कोण है। ठीक, क्या होगा, हमेशा एंगल आई का जो मान होगा वो हमेशा एंगल सी के मान से ज़्यादा होगा। पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि प्रकाश की किरण, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से जाना चाहिए, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक,
तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमारा दो कंडीशन, यही हमारा कि दो सिचुएशंस होती हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। पहला, क्रांतिक कोण का मान एंगल आई के मान से आपतन कोण के मान से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये नहीं होना चाहिए कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और दूसरा कंडीशन हमने बताया कि एंगल आपतन कोण का मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बनेगा तो आपतन कोण का मान हमेशा के लिए क्रांतिक कोण के मान से जब ज़्यादा होगा तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये हमारी दो सिचुएशन है, ठीक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो सिचुएशन है। तो चलिए आप लोग इस टॉपिक को पढ़िए अच्छे से, इसका नोट्स बनाइए। कोई अगर पूछता है आपसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो स्थितियाँ कौन कौन सी हैं, पहली स्थिति ये है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरी स्थिति ये है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो इसको सब्सक्राइब और चैनल को शेयर भी करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।